हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एडल्टहुड स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। एडल्टहुड में यहाँ पे एक बहुत ही लंबा पीरियड कवर होगा। बेसिकली क्या है कि एडल्टहुड 21 से स्टार्ट हो जाता है और ये लाइफ टाइम फिर एडल्टहुड ही रहता है आपका। तो इसको तीन हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। पहले 21 to 40 हम अर्ली एडल्टहुड बोलेंगे, 40 to 60 को मिडल एडल्टहुड बोलेंगे और 60 अबव जितना भी लाइफ टाइम होता है उसको ओल्ड एज बोलते हैं। तो एडल्टहुड बहुत ही लंबा पीरियड है, तो आप इसमें जो भी पढ़ोगे आपने फिर उसको उतने ही लंबे टाइम तक के लिए मान के चलना है। कोई भी डेवलपमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर उसको हमने काफ़ी एक लंबे टाइम तक के लिए मान के पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टार्ट हो जाता है अर्ली 20s में, मतलब 21 तक तो एडोलेसेंट ही रहता है। तो उसके बाद एडल्टहुड 22 ईयर्स या 21 साल को भी आप एक एडल्ट बोलते हो, क्योंकि बाय लॉ भी 21 ईयर्स तो एडल्ट एज हो ही जाती है। तो एग्जैक्टली व्हेन एडल्टहुड बिगिंस इज नॉट ऑलवेज इजी टू डिटरमाइन। इसमें बोल रहे क्योंकि खाली एक आप ये सोचो एक एडोलेसेंट है, जैसे ही वो 21 साल का हो जाएगा तो क्या वो एकदम एडल्ट बन जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी एज 21 हो गई है? तो वो 12 बजे सडनली उसका जैसे ही बर्थडे आएगा वो एडल्ट हो जाएगा? एडल्ट होने के लिए बहुत सारी मेच्योरिटी, बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत टाइम लगता है। प्रॉपर अगर हम बोले कोई किसी को एडल्ट, तो उतनी समझदारी और उतना एक्सपीरियंस एक सडनली आप उसको नहीं बोल सकते जो 21 साल का हो गया या 21 से 22 का हो गया अचानक तो वो एडल्ट हो गया। तो एडल्टहुड कब शुरू होता है ये आप एग्जैक्ट डिटरमिन नहीं कर सकते। हम इसको नंबर से सिर्फ इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ 21 के बाद एडल्टहुड शुरू हो जाता है। लेकिन एडल्टहुड का मतलब है उसके अंदर बहुत सारी मेच्योरिटी चाहिए, बहुत सारी नॉलेज चाहिए। और अलग अलग कल्चर में अलग अलग हिसाब होता है एडल्टहुड का। कहीं पे एडल्टहुड बहुत जल्दी मान लिया जाता है, कहीं पे एडल्टहुड बहुत देर से माना जाता है। तो अब जैसे कहीं कहीं पे कहते हैं कि ग्रेजुएशन जब हाई स्कूल से हो जाए तो वो एडल्टहुड में आ जाता है। ग्रेजुएशन मतलब हाई स्कूल से मतलब जब वो स्कूल से पास आउट हो जाते हैं। तो कहीं कहीं पे तो हाई स्कूल से पास होते ही एडल्टहुड मान लिया जाता है। उसके बाद कहीं पे बोलते हैं कि ग्रेजुएशन जब कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तब एडल्ट बनते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर स्कूल क्रॉस कर लिया तो एडल्ट हो गए, कॉलेज पास कर लिया तो एडल्ट हो गए। और कहीं पे तो ये भी बोला जाता है कि जब तक एक सेल्फ सफिशिएंट जॉब नहीं मिल जाती तब तक एडल्ट नहीं होते हैं। या फिर अगर सेपरेटली अपने पेरेंट्स से अलग रहने लग जाओ, अपना खुद का घर खरीद लो, तब एडल्ट होते हैं। तो अपने अपने कल्चर की बात है कि किस कल्चर में किस तरीके से एडल्टहुड माना जाता है। तो इसकी फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं एडल्टहुड में। तो तीन इसमें पीरियड्स कवर होते हैं, यंग एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड। फिजिकल चेंजेस तीनों में ही बहुत कम है, मतलब कि फिजिकल चेंजेस आपके एडोलेसेंट एज में जितने ज़्यादा फास्ट हो रहे थे उतने ज़्यादा फास्ट नहीं होते हैं एडल्टहुड में। गुड न्यूज़ इसमें क्या है कि जो 20s का टाइम होता है, जब एडल्टहुड स्टार्ट होना शुरू होता है 20s वाली एज से लेके आपकी जो 22-30 के बीच की, वो पीक हेल्थ की एज होती है, पीक फिजिकल हेल्थ की। और शार्प सेंसेस होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे विजन, हियरिंग बहुत शार्प होते हैं उस टाइम पे। फिजिकल हेल्थ बहुत पीक पे होती है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत कम होती हैं और मेच्योर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी काफ़ी मेच्योर हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू एडोलेसेंट आप मेच्योर हो जाते हो। बैड न्यूज़ ये कह रहे हैं कि 20s से ही आपकी एजिंग के साइंस ऑलरेडी बिगिन हो जाते हैं। जैसे जो नेक में और आंखों के आसपास के जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो धीरे धीरे मेल फंक्शन होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि रिंकल्स उस एरिया में बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो नज़र अभी नहीं आते हैं, नज़र वो 40 के आसपास ही आते हैं, पर उसका मेल फंक्शनिंग 20s के आसपास ही शुरू हो जाता है, जो कि नोटिस में अभी नहीं आता है। फिर 30s के आगे क्या होता है, विजन और हियरिंग थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ 40 बायफोकल लेंसेज जो है, कुछ कुछ लोगों को जैसे कि वो लग जाते हैं, स्पेक्स लग जाते हैं, बायफोकल लेंसेज लग जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाती है आपकी सेंसेस। और हियरिंग लॉस भी स्टार्ट हो जाता है 40s या 50s के बाद, जो कि इतना अभी नोटिसेबल ना भी हो, लेकिन 60-70s में काफ़ी नोटिसेबल हो जाता है। उस टाइम पे हो सकता है हियरिंग एड की भी ज़रूरत पड़े।
फिर उसके बाद आगे ये लिखा हुआ है कि 40s में हम थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर सेटल जॉब हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं चीज़ों में, आप फैमिली में सेटल हो जाते हो, जॉब में सेटल हो जाते हो, और एडोलोसेंट वाले जो स्ट्रेस वगैरह थे वो सब खत्म हो जाते हैं। फिजिकल एजिंग थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू रहती है पर बहुत फास्ट नहीं होती। स्किन बिगिंस टू शो मोर रिंकल्स, हेयर टर्न्स ग्रे, फॉल आउट, विजन एंड हियरिंग डिक्लाइन, ये सब चीज़ें धीरे धीरे होना शुरू हो जाती हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। और 50s के बाद क्या होता है कि वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, और ईटिंग तो उतना ही रहती है, उल्टा और इंक्रीज हो जाती है। फिर एक्सरसाइज में बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू पहले जो करते थे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा वो डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है। प्लस एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हुई है कि हाइट भी डिक्रीज होती है। अबाउट हाफ एन इंच ऑफ हाइट लॉस्ट फॉर एवरी 10 years पास्ट एज 40। मतलब 40 की एज के बाद आपकी 10 साल में अबाउट हाफ एन इंच हाइट लॉस होती है। मतलब हाइट भी कम होती है, जो हमने पहले कभी ऐसे नहीं पढ़ा था कि हाइट कम भी होती है। इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई हुई है कि हाइट जो है 10 साल में हाफ एन इंच कम होती है 40 की एज के बाद। ऑल्दो पीपल विद बोन लॉस, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है जैसे ओस्टियोपोरोसिस जैसी, तो उसकी तो ज़्यादा भी हो सकती है, 8 इंच के आसपास। सेक्सुअल फंक्शनिंग डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई होती हैं आगे जाके मिडल एडल्टहुड वगैरह में, तो वैसे भी इतने ज़्यादा वो नहीं होता है। चिल्ड्रन, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉर्टगेजेस, मतलब जो भी आपके उधार वगैरह, लोन्स वगैरह हैं, उसकी, करियर की, इन सब की वजह से थोड़ा सा मिडल एज में जो रोमांस है उस सब चीज़ों में भी डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। फिर आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज और एंड्रोपॉज दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला है मेनोपॉज, जो 40s के लेवल के बाद वुमेन इन 40s द लेवल ऑफ फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन डिक्लाइन एज द बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर्स टू सीज दैट फंक्शन। तो जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है फीमेल्स का, जो फर्टिलिटी के लिए होता है, 40s के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सम वुमेन बिगिंस टू एक्सपीरियंस हॉट फ्लैशेस। तो मेनोपॉज जब होता है तो हॉट फ्लैशेस भी कई बार एक्सपीरियंस होता है किसी किसी को, जैसे अ सडन सेंसेशन ऑफ हीट एंड स्वेटिंग दैट मे कीप देम अवेक एट नाइट। इंटरेस्टिंगली सम कल्चर्स में, पर्टिकुलरली दोज इन विच डाइट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सोय प्रोडक्ट, जिस कल्चर में सोय प्रोडक्ट मतलब सोया ज़्यादा लिया जाता है, उस एज में कह रहे हैं कि हॉट फ्लैशेस जो है वो नहीं होते हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहे होते हैं मेनोपॉज के अराउंड वुमेन में, इसको इन्होंने वर्ड दिया हुआ है क्लाइमेटेरिक। क्लाइमेटेरिक। और ये कितने लंबे टाइम तक चलते हैं? 5 से 10 साल तक चल सकते हैं ये चेंजेस, जिस पीरियड को इन्होंने बोला है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज मतलब ये 5 से 10 साल का पीरियड है जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं। तो एवरेज एज क्या है मेनोपॉज की? 51 है, जिसमें मोस्टली उनका जो एवोल्यूशन है वो बंद हो जाता है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है वुमेन में, मतलब एंडिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। फिर यही सेम चीज़, अच्छा, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। सेसेशन ऑफ एवोल्यूशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो इसमें ये लास्ट में लिखा हुआ है कि मैनी वुमेन लुक फॉरवर्ड टू फ्रीडम फ्रॉम मंथली मेंस्ट्रुएशन एंड फियर ऑफ, तो कुछ काफ़ी वुमेन तो इस चीज़ को मतलब इस चीज़ का वेट करती हैं कि क्योंकि वो उनको उस चीज़ से फिर अब मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होते हैं हर महीने, उस चीज़ से फ्रीडम मिल जाती है, या फिर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से फ्रीडम मिल जाती है। फिर यही चीज़ सेम चीज़ जो होती है अगर मेन में जैसे होता है, मेन में क्या होता है कि उनके अंदर जो हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, तो इसको बोलेंगे एंड्रोपॉज। तो ये दो वर्ड्स ऑपोजिट आप याद रखना। फीमेल में मेनोपॉज है, ये मेन से कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग मेन से कंफ्यूज हो जाते हैं। मेनोपॉज मतलब वुमेन में होगा, और एंड्रोपॉज मतलब मेन में होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, मेल हार्मोन होता है जो बेसिकली, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है।
फिर फिजिकल सिम्टम्स इसमें इतने ज़्यादा वैसे नहीं होते हैं ट्रबलिंग जितना फीमेल्स में होते हैं। इनमें थोड़ा बहुत जैसे फटीग हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है। लेकिन लास्ट में ये चीज़ मेंशन करी है कि रेयरली लूज ऑल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, के मेल्स का क्या है कि रेयरली होता है कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लूज कर जाए। तो ये यहाँ पे मेनोपॉज के बाद एंड्रोपॉज, फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन हेल्थ। हेल्थ पे क्या फ़र्क आता है? हेल्थ में ये फ़र्क आता है कि पहले तो जो यंग एज में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं उनकी हेल्थ पे तो बहुत जल्दी इफेक्ट नज़र आने शुरू हो जाता है, पर जो लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं उनका थोड़ा सा हो सकता है कि हेल्थ जो है इतनी ज़्यादा जल्दी ना खराब हो। और हर क्या चीज़ दिखती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्किन कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें उनको जल्दी होती है जिनको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने की आदत होती है। प्लस स्लीप प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे लाउड स्नोरिंग और स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में क्या होता है, हमने पढ़ा है, ये स्लीप वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है 10 सेकंड के लिए, सोते सोते फिर एकदम से नींद खुल जाती है, तो उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और इसके अलावा ज़्यादातर लिखा हुआ है मिडिल एज में जो डेथ का कॉज होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, हार्ट डिसीज़ या कैंसर या स्ट्रोक। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। एडल्टहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक तरह से अपनी मैच्योरेस्ट लेवल पे होता है, मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो हैं जितनी आप अचीव कर रहे हो, जैसे एडल्टहुड स्टार्ट होता है और जब एंड होता है तो उन दोनों ही टाइम में बहुत फ़र्क होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। डिक्लाइन होना शुरू नहीं होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑल्दो स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, जैसे कि रिएक्शन टाइम, प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। अगर एक यंगर एडल्ट को कंपटीशन में रखा जाए किसी एडल्ट से, तो एक यंगर एडल्ट ओल्ड एडल्ट से जल्दी फास्ट प्रोसेस कर सकता है इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या होता है कि जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से उनका कंटेंट, उनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी होल्ड ज़्यादा होती है। तो मिडिल एज पर्सन हैज़ मोर लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जो मिडिल एज पर्सन होता है ना, अराउंड 40-50, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा नॉलेज होती है, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्पीड की कमी की वजह से एज़ कम्पेयर टू यंगर एडल्ट, लेकिन वो ज़्यादा बेटर तरीके से और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एक स्टडी करी थी सॉल्ट हाउस ने, वहाँ पे टाइपिंग का कंपटीशन करवाया था, यंगर टाइपिस्ट लिए थे और ओल्डर टाइपिस्ट लिए थे, मतलब यंग एडल्ट्स थे और ओल्ड एडल्ट्स थे। वहाँ पे ये देखा था कि जो यंग एडल्ट्स है ना वो तो बहुत जल्दी टाइप कर रहे थे, वो जो ओल्ड थे उनको टाइप करने में टाइम लग रहा था। लेकिन इन द एंड क्या हुआ, जो यंगर एडल्ट्स थे उनकी टाइपिंग में एरर्स बहुत थी, उनको बार बार पीछे देखना पड़ रहा था, बार बार सेंटेंस को रिवाइज करना पड़ रहा था। और जो ओल्डर एडल्ट्स थे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, उनके पास नॉलेज थी, उन्होंने बिना पीछे देखे, बिना किसी एरर के, और एरर थी तो साथ साथ उन्होंने ठीक करी, बिना जल्दबाजी में भागे, उनका जो टाइपिंग का रिजल्ट था वो मच बेटर आया था। तो यही कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इस टाइम पे मैच्योर लेवल पे होती है। टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि एज हो जाती है ज़्यादा, लेकिन फिर भी बेटर परफॉर्मेंस होती है यंगर एडल्ट से कंपेयर करें तो। मेमोरी में क्या चेंजेस आते हैं, मेमोरी में थोड़ा बहुत चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि कुछ नाम याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं याद आ रहा है या किसी का नाम नहीं याद आ रहा है, रिट्रीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अल्जाइमर का डिसीज़ है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ये नॉर्मल है। इतना कुछ माइंड में चल रहा होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में उस टाइम होती है मिडिल एज में जब हम होते हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस और इतनी नॉलेज गेन कर चुके होते हैं कि इतनी सारी नॉलेज को प्रोसेस करने में टाइम लग ही जाता है। कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती है तो भूल जाती है, तो याद करने में टाइम लग जाता है। रिसेंट स्टडी इवन सजेस्ट दैट थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव इवेंट ऑफ द पास्ट एड्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। कि जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, जो पास्ट की पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं हमारे, तो उससे भी हमारी न्यू मेमोरीज बनती हैं। So the areas of the brain that are linked to processing emotional content seem to have a strong connection to the areas of brain responsible for memory.
यहाँ ये कह रहे हैं कि जो हमारा इमोशनल पार्ट हैंडल करता है ब्रेन का एरिया, वो हमारी मेमोरी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हाउ टू कीप योर ब्रेन यंग, तो इस केस में ओल्ड एज में कैसे हम अपने ब्रेन को यंग रख सकते हैं, हम अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को एक्सरसाइज करते रहें अगर, तो हमें अल्जाइमर जैसी, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम कम होगी। मेंटल एबिलिटीज़ को कैसे, जैसे आप क्रॉसवर्ड पजल्स खेल सकते हो या कोई गेम खेल सकते हो जिसमें आपको अपने माइंड का यूज़ करना है। जैसे ये फ्रेज़ पढ़ा था ना हमने मेमोरी में, यूज़ इट और लूज़ इट, कि आप उसको यूज़ करते रहोगे, चैलेंज करते रहोगे, तो वो आपका जो पार्ट है ब्रेन का या कॉग्निटिव एबिलिटी का, वो फंक्शन में रहेगा। नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जो आपने देखा होगा ओल्ड एज में वो पजल्स वगैरह बहुत खेलते हैं, या अगर वो कार्ड गेम्स भी खेल रहे हैं तो उसमें उनका माइंड यूज़ हो रहा है। रीडिंग करते रहते हैं, कुछ नया ढूंढते रहते हैं, सोशल लाइफ में एक्टिव होते हैं, क्लासेस लेते हैं, फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, ये दोनों चीज़ें ही ज़्यादा देर तक फंक्शन इनका ठीक रहता है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यही बताया है बेसिकली कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन डिक्लाइन नहीं कह सकते आप उसको, डिक्लाइन नहीं होता, स्लो हो जाती है रिएक्शन टाइम और प्रोसेसिंग टाइम, बिकॉज ऑफ द एज वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो अब इसके बाद साइको सोशल डेवलपमेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।